नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। राहुल गांधी की गारंटी क्या चुनावी मुद्दा बनेगी? दूसरा, महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार का क्या होगा? और तीसरा, किस डर से कर रहे हैं नवीन पटनायक बीजेपी से गठबंधन? इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आप एक छोटी रकम हमें देते हैं, लेकिन अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार वन टाइम भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो पहली बात, राहुल गांधी की गारंटी क्या चुनावी मुद्दा बनेगी? आज राहुल गांधी ने 5 घोषणाएं की हैं और उसका नाम है युवा न्याय गारंटी। उन्होंने युवाओं को बीच में रख के इस बात को किया है। जब हम लोग कल ये बात कर रहे थे तो थोड़ी ये भी बात करेंगे कि राहुल गांधी की ये जो गारंटीज हैं ये कितनी ग्राउंड पे डुएबल हैं और ये कॉन्क्रीट कुछ बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ये नहीं कह रहे हैं कि 10 ट्रिलियन इकॉनमी होगी, अमृतकाल होगा, 100 साल होंगे। ये सब जो झांसे में लाने की बात होती है कि आप इधर उधर की बातें करें, स्पेसिफिक कुछ बोले नहीं, वो मोदी जी की बात नहीं कर रहे, वो स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। उसमें पहली उन्होंने बात ये कही है कि पहली नौकरी पक्की, हर डिग्री और डिप्लोमा धारक जो रहेगा उसको 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष स्टाइपेंड के साथ अप्रेंटिसशिप की गारंटी दी जा रही है। वो प्राइवेट में भी हो सकता है, सरकारी में भी हो सकता है, लेकिन 1 लाख रुपया, 8,500 रुपये महीना अप्रेंटिसशिप मिलेगी भी मिलेगी अगर किसी ने भी डिग्री या डिप्लोमा इस देश में लिया है। ये बड़ी बात है। राहुल गांधी ने, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बेरोजगारी एक समस्या है। नया जो इंडिया टुडे का सर्वे आया है, पहली बार उस पे ये आ रहा है कि अब बेरोजगारी मुद्दा है। अब वो सब मंदिर और हिंदू मुसलमान ये सब मोदी जी का चल नहीं पा रहा है, अब मामला बेरोजगारी का है। दूसरा बात उन्होंने की है, राहुल गांधी ने स्पेसिफिक घोषणाएं की और ये युवाओं की न्याय वाली बात है। दूसरी बात की है, उन्होंने भर्ती का भरोसा दिलाया है। और उनका कहना यह है कि 30 लाख नौकरियां इस समय केंद्र सरकार के जो अधीन जो भी क्षेत्र हैं वहां पे हैं और उन नौकरियों का वो भरी जाएंगे, वो पद रिक्त होंगे। वो ये जो अभी चल रहा है ना कि प्राइवेट और संविदा और ये सब नहीं होगा। एक उन्होंने और बहुत बड़ी बात कही है जो है पेपर लीक से मुक्ति। उन्होंने जो इस बात में कहा है, उन्होंने कहा है कि भाई ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगर पेपर लीक, पहले अव्वल तो वो इस तरह का कानून लाएंगे कि इसको रोकथाम कैसे किया जाए, और जो परीक्षाएं होंगी वो विश्वसनीय होंगी। वो एक टाइमलाइन बनाने की बात कह रहा है। अगर आज 7 मार्च को एडवर्टीजमेंट निकल रहा है तो किस दिन अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो जाएगा या किस दिन उसकी नियुक्ति हो जाएगी, ये आज डिसाइड हो जाएगा। हमारे यहाँ 2-4 महीना नहीं, हमारे यहाँ 2-4 साल भी नहीं, अब 8-8, 10-10 साल लगते हैं लोगों को अपनी नौकरी पाने के लिए। जो कंपटीशन में बैठता है, ये करता है, ये बहुत आम बात हो गई है। सरकार भी नहीं चाहती है नौकरी, वो किसी ना किसी बहाने उसको खींचती रहती है। इन्होंने कहा है कि हम समयबद्ध उसमें, अगर एडवर्टीजमेंट निकल रहा है तो नौकरी किस दिन मिलेगी उस दिन की टाइमलाइन को हम फिक्स करेंगे। 180 दिन, 210 दिन, 220 दिन, 200, लेकिन जो भी टाइम है वो फिक्स होगा, ऐसे नहीं है। दूसरा, अगर ये पेपर लीक होता है तो अगर अव्वल तो सिस्टम ऐसा बनाएंगे, सरकारी प्रेस में ही वो छपेंगे, प्राइवेट में नहीं होंगे, फूल प्रूफ सिस्टम बनाएंगे। लेकिन अगर उसके बाद भी पेपर लीक नहीं, किसी भी कारण से अगर परीक्षा में देरी होती है, परीक्षा का कुछ हो जाता है, भूकंप आ जाता है, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, तो उसका कॉम्पनसेशन परीक्षार्थी को दिया जाएगा। ये परीक्षार्थी पे नहीं होगा कि आप फिर से आइए, फिर से भरिए। इस तरह की एक स्कीम मैं आपको बता दूं, इस तरह की एक स्कीम राजस्थान में थी, 1 टाइम एग्जामिनेशन फीस। एक बार एग्जामिनेशन फीस दे दीजिए, उसके बाद फिर आपको नहीं। यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस देते देते माँ बाप परेशान हो जाते हैं, भाई कितनी एग्जामिनेशन फीस ली जाती है। तो एक तो इन्होंने इसकी बात की है। चौथा, एक जो मेरे हिसाब से ये इसका गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी जगह पे हाथ रखा है जहां पे बहुत कष्ट है, जहां पे बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है, जहां पे बहुत कष्ट है। इन्होंने गिग इकोनॉमी की बात की है। गिग इकोनॉमी क्या है?
जो ये जो हमारे श्रमिक हैं ना, जो जो असंगठित हैं, जैसे ओला उबर के ड्राइवर लोग हैं, जैसे ये जो स्विगी है, इस तरह के जो वो हैं, वो जो डिलीवरी बॉय हैं जो आपके यहाँ के सामान पहुँचाते हैं, अमेज़न का सामान पहुँचाते हैं, ये डिलीवरी बॉय वाले जो काम करते हैं, इन लोगों के लिए उन्होंने पक्की व्यवस्था करने की बात की है कि भाई इनको पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर जो कार्य स्थितियाँ उसके लिए बेहतर बनाने की बात है। पेंशन भी इनको मिलेगी। आप अगर इनको रखें तो आपको जो भी एम्प्लॉयर है उसको उसमें इनबिल्ट करना होगा कुछ ना कुछ। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारे यहाँ जब बीजेपी सरकार आई और खास करके 2019 के बाद जब चाणक्य जी भी आ गए, तो आप लोगों में से कितने को मालूम है या नहीं है, इस देश में बहुत से कानून ऐसे थे जो मजदूरों को प्रोटेक्शन देते थे कि भाई अगर मजदूर के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो, उसको पूरी वाजिब मजदूरी नहीं मिले, उसका काम के समय बढ़ाए जाएं, तो उसका एक सिस्टम था। वो सारे कानून या तो सस्पेंड कर दिए गए या रद्द कर दिए गए। अब मजदूरों के पास कोई हक नहीं है अपनी लड़ाई लड़ने का, मोटे तौर पे। तो एक तो ये। पांचवा जो एक इंपॉर्टेंट है, उसका नाम इन्होंने कहा युवा रोशनी। उन्होंने एक नेशनल वो बनाने की बात कही है, कोष, एक फंड बनेगा जिसमें 5,000 करोड़ रुपए रहेंगे, और इसमें हर जिला स्तर पर उन्होंने इनिशियली कहा है कि स्टार्टअप के लिए हम 10-10 करोड़ रुपए जैसे हर जिले में भेज दिया। अब स्टार्टअप जो वहां उस जिले का रहेगा उसको वही जिले से मिलेगा। अभी क्या हो रहा है कि स्टार्टअप तो मोदी जी बहुत कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे वो स्टार्टअप कौन हो रहा है, वो उन्हीं बड़े उद्योगपति, वही अंबानी जी, वही अडानी जी, उन्हीं लोगों के कुछ घूम फिर के दूसरे नाम से, इस नाम से, उन्हीं की कंपनी के लोग, उन्हीं की एंसिलरी या कोई दूर दराज करके स्टार्टअप का सब वही ले जा रहे हैं। गांव तक स्टार्टअप कौन किसको मिल रहा है? तो आप गांव में किसी आप पूछिए, देवरिया में किसको मिला, कुशीनगर में किसको मिला, जहानाबाद में किसको मिला, पूछिए, कहीं मिला किसी को? हुबली में किसको मिला? वो केवल बड़े जो, और खास करके दिल्ली में जो लोग घूम रहे हैं, दिल्ली गुजरात में, उनको, तो उसको वो तोड़ने के लिए कह रहे हैं हम जिला स्तर पे इसको। मोटे तौर पे क्या है, मोदी जी सारी ताकत चाहते हैं कि मेरे पास रहे, मैं सबको दूंगा, केंद्र सबको देगा। ये उसको डिसेंट्रलाइज करने की बात कर रहे हैं कि केंद्र नहीं, हर एक जिले में चला जाए, जिले में चला जाएगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम से कम अभी से बेहतर हो जाएगा। तो राहुल गांधी ने युवाओं को टारगेट किया है। राहुल गांधी को वोट मिले चाहे ना मिले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के विमर्श में, इस देश में इलेक्शन में यह मुद्दा होना चाहिए कि हमारी नौकरी का क्या होगा। नहीं वो हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बना देंगे, हम चांद पे चले जाएंगे, हम फलाना कर देंगे, अमृत काल चल रहा है, हम 40 साल में ये कर देंगे, ये सब न सिर न पैर की बातें नहीं, और पुराना जो वादे किए तो उसकी हम बात भी नहीं करेंगे। दूसरी बात, महाराष्ट्र में शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत पवार वाली, इनका क्या होगा? ये प्रश्न मैं इसलिए कह रहा हूं कि करीब करीब अब ये डिसाइड हो गया। अमित शाह साहब कल महाराष्ट्र गए थे, जो उनकी स्टाइल है, उन्होंने अपना फरमान जारी कर दिया, करीब करीब फरमान ही जैसा है। आपको याद है, मैं फरमान से आपको याद दिला दूं, शिंदे जब चीफ मिनिस्टर बने तो देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहे थे। पता है ना, कहीं से फोन आया, फरमान आया कि बनते हो कि नहीं? नहीं बनते साहब, पहुंच गए थे। खैर, तो फरमान यह है कि 32 सीट पे बीजेपी लड़ेगी, 32, और 16 सीट में जो शिवसेना, जिसको असली कहता है, वहां के जो स्पीकर साहब हैं, जिसको असली का दे दिया गया है टैग, इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि असली शिवसेना यही है, और असली अजीत पवार वाली एनसीपी, दोनों मिलकर 16 सीट लड़ेंगे। जबकि पिछली बार जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें 25 सीट पे बीजेपी और 23 सीट पे शिवसेना लड़ी थी, और दूसरा जो यूपीए का गठबंधन था कांग्रेस वाला, उसमें 26 सीट पे कांग्रेस और 22 सीट पे अजीत एनसीपी लड़ी थी। तो ये जो 22 और 23 सीट वाली पार्टी हैं, ये दोनों लोग मिलके 16 सीट लड़ेंगे। तो अब सोच लीजिए इनकी हालत। उम्मीद ये की जा रही थी कि बीजेपी अपनी जो उनके पास, उनको पिछले बार 25 सीट लड़ी थी, उससे कुछ कम होगा,
क्योंकि जैसे 20 सीट लेके बाकी 28 में इन लोगों को कुछ करेगी या 18 सीट लेके, ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी को पता है कि उसको क्या करना है, उसको उनको कहाँ पे बिठाना है, क्या करना है, उनको पता है। मुझे ये लगता है कि ये भी देखने वाली बात है, बीजेपी अपने इस सीट शेयरिंग से ही खुद ही ये जाहिर कर दे रही है कि असली शिवसेना कौन, असली एनसीपी कौन। क्योंकि जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है, जो दूसरा गठबंधन है विपक्ष का, जो इंडिया गठबंधन है, उसमें सबसे ज़्यादा सीट पे शिवसेना लड़ रही है और वो लीड कर रही है उस गठबंधन को। यहाँ शिवसेना और मतलब शिंदे जी की शिवसेना और अजीत पवार साहब की, वो पूरी तरह से लाभार्थी के रूप में निर्भर कर रहे हैं अमित शाह साहब और मोदी जी के ऊपर कि भाई जो दे देंगे, हम आपसे बार्गेनिंग थोड़ी कर सकते हैं, हम पार्टनर थोड़े ही हैं, आप तो दाता हो, हमें आप जो दे दोगे हमें सराख हो। तो कुछ इस स्थिति में महाराष्ट्र पहुंच गई है। तो अब इसके बाद ये महाराष्ट्र में, आप जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उनसे मैंने बहुत से बात की, महाराष्ट्र का जो सेंटिमेंट होगा वो किसको असली शिवसेना मानेगा, किसको असली एनसीपी मानेगा और किस गठबंधन को ज़्यादा सीट देगा, ये अब काफ़ी कुछ साफ होता जा रहा है। अब तीसरी बात, किस डर से कर रहे हैं नवीन पटनायक साहब बीजेपी से गठबंधन? ये किसी भी लॉजिकल उससे 2009 में इन लोगों ने गठबंधन छोड़ दिया था, उससे पहले दोनों लोग साथ मिलकर लड़ते थे, नवीन पटनायक साहब और बीजेपी। समझ में आता है, ठीक है, कांग्रेस को हटाना था। लेकिन आज की तारीख में मैं पहले एक आंकड़े आपको दे दूं, फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। वहाँ पे उड़ीसा में, एक्चुअली पहले उसको उड़ीसा बोलते थे, अब वो उड़ीसा हो गया है, शड़ा हो गया उड़ीसा। तो उड़ीसा में दोनों इलेक्शन एक साथ होते हैं, लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा की 21 सीटें हैं, विधानसभा की 100, मेरे हिसाब से 146 है, पेपर 147 कह रहा था। खैर 146 या 147, लोकसभा 21। आज की तारीख में स्थिति यह है कि दोनों इलेक्शन साथ होते हैं वहाँ, मतलब विधानसभा लोकसभा साथ होता है। वहाँ पे बीजेडी के मतलब बीजू जनता दल के नवीन पटनायक जी की पार्टी के 12 एमपी हैं, बीजेपी के 8 एमपी हैं, कांग्रेस का 1 एमपी है। बीजू जनता दल को लोकसभा इलेक्शन में 43% वोट मिले थे, बीजेपी को 38% मिले थे, कांग्रेस को 13% मिले थे। अब ये तो एक सेट हो गया। दूसरा सेट यह है कि विधानसभा में पिछली बार बीजेडी 146 सीट पे लड़ी थी, बीजेपी 146 सीट पे लड़ी थी, कांग्रेस 138 सीट पे लड़ी थी, क्योंकि कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन एक गठबंधन में लड़ती है जहां पे सीपीआई, सीपीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सब लोग उसके सहयोगी दल रहते हैं। दोनों पिछली बार वाला इलेक्शन कांग्रेस 138 सीट पे लड़ी थी। 146 में बीजू जनता दल जीती थी 112, बीजेपी जीती थी 146 में 23 और कांग्रेस जीती थी 138 में 9। ये स्थिति थी। वोट परसेंटेज क्या था? वोट परसेंटेज बीजू जनता दल को 45%, बीजेपी को 32% और कांग्रेस को 16%। ये वोट परसेंटेज था। अब मुझे ये बताइए, अब कहा जा रहा है कि नहीं बहुत गठबंधन होने जा रहा है और इसमें बीजेपी ज़्यादा सीट लड़ेगी एमपी की और थोड़ा कम सीट लड़ेगी विधानसभा। जो फिगर आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि करीब 100 सीट लड़ेगी बीजेडी और करीब 46 सीट लड़ेगी बीजेपी। वो जूनियर पार्टनर रहेंगे। जिस पार्टी ने पिछली बार 112 सिटिंग एमएलए हो, वो अलग बात है कि उसके एमएलए को तोड़ के बीजेपी ले जा रही है, तोड़ के ले जा रही है। लेकिन जिसके 112 सीट जीत के आई हो, वो जीत के आई हो, लड़ी 146 थी, वो खुद ही कहे कि नहीं हम तो 100 ही सीट पे लड़ेंगे, तो ये क्यों, ये क्या जरूरत पड़ गई है इनको ऐसा वो करने की गठबंधन? दूसरा, जिसके सिटिंग 12 एमपी हो, वो कहे कि नहीं हमारे सिटिंग एमपी का हम नहीं लड़ेंगे, बीजेपी लड़ जाए, बीजेपी के 8 हैं। तो इसमें अगर ये 7 भी लड़ते हैं और बीजू पटनायक वैसे भी, अरे माफ कीजिएगा, नवीन पटनायक तो मोदी जी के साथ खड़े हुए हरदम दिखाई पड़ते हैं, हर जगह वोट देते हैं, हर जगह उनके साथ रहते हैं। ऐसी जगह क्या ऐसी मजबूरी है? ऑन द फेस ऑफ इट एक ये लगता है कि कांग्रेस को रोकना चाहते हैं, तो कांग्रेस तो वहाँ तीसरे नंबर की पार्टी है, तो आप कांग्रेस तो ऐसा कोई फोर्स है नहीं, कहाँ डर लग रहा है आपको?
तो आपको क्या डर ये लग रहा है, जो मुझे लगता है ये बिल्कुल स्पष्ट है मोदी जी को इस बार कि पूरे देश में वोट दो पड़ रहे हैं, मोदी जी के पक्ष में और मोदी जी के विपक्ष में। नवीन पटनायक अगर इसको रीड नहीं कर पा रहे हैं तो उसके क्या कारण है, ये अपने आप में एक रिसर्च का मामला हो सकता है। नवीन पटनायक अगर आज बीजेपी से लड़ते हुए दिखाई देंगे तो वो मोदी जी के जो विपक्ष वाले वोट हैं उसको सबसे ज़्यादा वो पाएंगे। लेकिन अगर वो मोदी जी के साथ खड़े हो जाएंगे, बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे, तो जो मोदी जी के विपक्ष के वोट हैं, जो बाकी देश में जिस तरह से बाइनरी तैयार हो रही है, उसमें कांग्रेस को वोट ज़्यादा मिलेंगे। अब उस वोट ज़्यादा मिलने में उसकी एक सीट बढ़ के 2 सीट हो जाएंगी कि 6 हो जाएंगी कि 5 हो जाएंगी, वो देखने वाली बात है, वो अभी नहीं कहा जा सकता। विधानसभा में उसकी 9 सीट की बढ़ के 10 होंगी कि 90 होंगी कि 40 होंगी कि 20 होंगी, ये इस पे नहीं। लेकिन मोदी जी के विपक्ष वाले वोट तो इधर ही आ जाएंगे, क्योंकि जब आप उनके साथ अलाइन हो गए तो ये। अब इसमें 2-3 लोगों का अजीब सा रोल है। एक उसमें पेंडियन साहब है। पेंडियन साहब जो हैं वो तमिलनाडु के हैं, IAS अधिकारी हैं, और पूरी तरह से नवीन पटनायक साहब ने वहाँ की बागडोर उनके हाथ में सौंप दी है। पहले उन्होंने प्रशासन पूरा सौंपा हुआ था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे सरकार वो चलाते थे। अब उन्होंने रिजाइन कर दिया और उन्होंने पार्टी भी उनको सौंप दी है। इसका कुछ फर्क पड़ेगा, इसका कुछ रिपरकशन होगा, इसका कुछ वहाँ के लोगों में आएगा, ये अभी देखने वाला समय बताएगा। बहुत सी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि जब एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, आचार संहिता, तब चीज़ें और साफ होनी शुरू होंगी। लेकिन जो सिर्फ थ्योरी के हिसाब से अगर बात करें तो एक स्पेस जहाँ पे पक्ष में नवीन पटनायक खड़े थे, विपक्ष में बीजेपी खड़ी थी, यहाँ दोनों लोग एक जगह जाके खड़े जब हो गए हैं तो अपने आप विपक्ष का स्पेस उन्होंने कांग्रेस को दे दिया है, और कांग्रेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी अपने आप बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यही चीज़ पंजाब में भी होती आई थी। पंजाब में आमने सामने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि काहे के लिए हम बीजेपी को स्पेस दें विपक्ष का। ये सेम चीज़ केरल में हो रही है, आमने सामने लड़ रहे हैं लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस, क्यों स्पेस दें। लेकिन यहाँ पे कौन सी गुट्टी पिलाई, क्या याद दिलाया, क्या धमकाया, क्या डराया, क्या कहा, ये अपने में रिसर्च का विषय है। आप भी रिसर्च करिए, मैं भी रिसर्च करता हूँ कि आखिर नवीन पटनायक को किस तरह से काबू में किया गया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।